हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं कुणाल सा आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रेष्ठ भारत पर आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान का 6th भाग यानी कि छठा चैप्टर। ठीक है दोस्तों, छठे चैप्टर के पढ़ने वाले। छठा चैप्टर है हमारा ऊष्मा यानी कि ऊष्मा और ऊष्मा गतिकी। ठीक है दोस्तों, ऊष्मा और ऊष्मा गतिकी यानी कि हीट और थर्मोडायनेमिक। ठीक है दोस्तों, इसके जो इसके अंदर है उसमें हम अध्ययन करने वाले हैं कि ऊष्मा का प्रभाव होता है। ऊष्मा उस दाब से हमेशा निम्न दाब की ओर क्यों जाती है। ठीक है दोस्तों, और इसमें हमारा जो हम किसी गर्म करते हैं, किसी द्रव को माने किसी ठोस को हम गर्म करते हैं, वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा क्यों होता है। हम द्रव को गर्म करने पर गैस में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा क्यों होता है। इन सब के बारे में हम आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा ऊष्मा। क्या है ऊष्मा। ठीक है दोस्तों, ऊष्मा सभी को पता है कि यदि हम ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। सबसे पहले तो हम ये पता लगाएंगे कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हम सर्दी और गर्मी का एहसास यानी कि आभास करते हैं। ठीक, ये तो होगी दोस्तों हमारे दैनिक जीवन की परिभाषा, जो हम डेली यूजेबल प्रयोग करते हैं कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम गर्मी सर्दी का आभास करते हैं। ठीक दोस्तों, हमारी साइंटिफिक परिभाषा कौन सी है। साइंटिफिक परिभाषा यह है हमारी कि जो हमारी ऊष्मा है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है दोस्तों, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमेशा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ताप के कारण स्थानांतरित होती है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ताप के कारण स्थानांतरित होती है। जैसे माना कि ये हाथ है। ठीक, हाथ पर अब हम बर्फ का टुकड़ा रख देंगे। ठीक, हाथ पर हम बर्फ का टुकड़ा रख देंगे। ठीक, माना ये हाथ है, हाथ तो है। ठीक, इसको हम मार्कर की कैप को बर्फ का टुकड़ा मानकर इस पे रख देते हैं। तो कुछ समय में पता चलता है कि ये बर्फ का टुकड़ा जो है वो पिघल जाता है यानी कि द्रव बन जाता है। ठोस से द्रव बन जाता है यानी कि बर्फ का टुकड़ा पिघलना शुरू हो जाता है और द्रव बन जाता है। तो उसमें हमें यह पता लगता है कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ताप के कारण, इसमें ताप में तो परिवर्तन हुआ, ताप के कारण ये ठोस से द्रव में बदल गई। ठीक, ताप के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में परिवर्तन होना ही ऊष्मा कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यह हुई हमारी पहली डेफिनेशन। ठीक, दूसरी डेफिनेशन हमारी ताप। क्या है दोस्तों, ताप। ठीक है दोस्तों, ताप किसे कहते हैं। ताप किसे कहते हैं। हमने ऊष्मा पढ़ा कि ऊष्मा प्रवाह, उसमें इसमें एक वर्ड आया है ऊष्मा प्रवाह। इसमें ठीक ऊष्मा प्रवाह का प्रयोग हम इसमें भी करने वाले हैं यानी कि हम ताप में भी ऊष्मा प्रवाह का प्रयोग करने वाले। ठीक, ऊष्मा इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे यानी कि इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है दोस्तों, ऊष्मा प्रवाह की दिशा का निर्धारण, ऊष्मा प्रवाह की दिशा का निर्धारण ही ताप कहलाता है। क्या, ऊष्मा प्रवाह की दिशा का निर्धारण ही ताप कहलाता है। जैसे ठीक दोस्तों, ये जो ऊष्मा प्रवाह की दिशा का निर्धारण ताप कहलाता है, यह हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाता है। क्या दोस्तों, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाता है। वही पहला वाला एग्जांपल ले लेंगे कि मैंने हाथ पर एक बर्फ का टुकड़ा रख दिया। ठीक दोस्तों, हमारा हाथ जो है वो उसमें अधिक ऊष्मा है यानी कि उसमें अधिक ऊष्मा है। ठीक, और बर्फ का टुकड़ा है उसमें कम ऊष्मा है। तो मैंने दोस्तों इसमें बताया है कि हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाता है यानी कि अगर हमारा हाथ का जो ताप है वो उच्च है और बर्फ का ताप निम्न है, तो हमारे हाथ से जो बर्फ ऊष्मा ग्रहण कर लेगी यानी कि ऊष्मा जो हमारा बर्फ का टुकड़ा है वो हमारे हाथ से यह बर्फ का टुकड़ा ऊष्मा ग्रहण कर लेगी, जिसके कारण यह बर्फ का टुकड़ा पिघल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि एक जो हमारा है उस ताप से इसमें निम्न ताप की ओर ऊष्मा का स्थानांतरित होता है। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा तापमापन। इसको साफ कर देता हूं। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा तापमापन। ठीक है दोस्तों, तापमापन किसे कहते हैं। दोस्तों, तापमापन क्या होता है कि ताप को मापने का यंत्र को ही तापमापन कहते हैं। ताप के मापने के यंत्र को ही तापमापन कहते हैं। जैसे
आपने देखा होगा कि बहुत से ताप सेल्सियस में मापे जाते हैं, केल्विन में मापे जाते हैं और फ़ारेनहाइट में भी मापे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, फ़ारेनहाइट में भी मापे जाते हैं। तो दोस्तों अब इसके बारे में भी सारे जितने भी हमारे तापमापी हैं, जितने तापमापी पैमाने हैं उसके बारे में हम बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, पहला है हमारा सेल्सियस पैमाना। सेल्सियस पैमाना, ठीक, इसको हम डिग्री सेल्सियस में नापते हैं। किस में नापते हैं? डिग्री सेल्सियस में। देखेंगे कैसे। ठीक, यदि हम सेल्सियस पैमाने का बर्फ सेल्सियस पैमाने में लिख लेते हैं, या सेल्सियस पैमाने में बर्फ का गलनांक कितना होता है? बर्फ का गलनांक होता है इसमें दोस्तों हमारा 0 डिग्री सेल्सियस। कितना? सेल्सियस पैमाने में बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, अगर हम सेल्सियस पैमाने में बर्फ का क्वथनांक निकालें, क्या? क्वथनांक, तो क्या होता है? अगर हम सेल्सियस पैमाने में बर्फ का क्वथनांक निकालें तो होता है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक, ये हमारा होगा पहला पैमाना, यानी कि सेल्सियस पैमाना। ठीक है दोस्तों, अगला, ठीक है दोस्तों, अगला है हमारा केल्विन। ठीक, सेल्सियस बता चुका हूं, अगला हमारा केल्विन पैमाना। क्या दोस्तों? केल्विन पैमाना। ठीक है दोस्तों, केल्विन पैमाने को नापते हैं हम केल्विन में। क्या किस में नापते हैं? केल्विन में। ठीक, अगर हम केल्विन पैमाने में बर्फ का गलनांक निकालें, तो इसमें बर्फ का गलनांक होता है आपका 273 केल्विन। ठीक, ठीक है दोस्तों, अगर हम केल्विन पैमाने में बर्फ का क्वथनांक निकालें, ठीक, ठीक दोस्तों, क्वथनांक, इसमें क्वथनांक कितना होता है? इसमें होता है हमारा 373 केल्विन। ठीक है दोस्तों, कितना होता है? 373। ठीक है दोस्तों, दोस्तों एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर हम सेल्सियस को केल्विन में परिवर्तित करते हैं, अगर हम सेल्सियस को केल्विन में परिवर्तित करते हैं तो हमेशा 273 ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 273 ऐड कर देते हैं, यानी कि केल्विन करेंगे 273 में। ठीक, सेल्सियस कितना है हमारा? जैसे कि आप देख लेते हैं, यहां कितना है? 0। ठीक, अगर 0 में 273 जोड़ेंगे तो 273 आएगा। ठीक, यानी कि क्या हुआ? सेल्सियस में हमने केल्विन में परिवर्तित करा गलनांक में, यह सिर्फ गलनांक की बात है, तो हमारा 273 आएगा। अगर हम क्वथनांक की बात करेंगे तो 273 में अगर 100 जोड़ देंगे तो 373 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 273 में अगर हम 100 जोड़ देंगे तो 373 आ जाएगा। ये चीज ध्यान रखनी है, अगर हम सेल्सियस को गलनांक उसमें केल्विन में परिवर्तित करते हैं तो हमारा जो उसमें 273 जोड़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, ठीक, अगला है हमारा फ़ारेनहाइट पैमाना। क्या है दोस्तों? फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट पैमाना। ठीक, फ़ारेनहाइट पैमाने को हम F से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, F डिग्री बोल देते हैं जैसे कि। ठीक, अगर हम फ़ारेनहाइट पैमाने में बर्फ का गलनांक निकालते हैं तो फ़ारेनहाइट
पैमाने में बर्फ का गलनांक होता है दोस्तों हमारा 32 फ़ारेनहाइट। 32 फ़ारेनहाइट। ठीक, अगर हम फ़ारेनहाइट पैमाने में बर्फ का क्वथनांक निकाले, फ़ारेनहाइट पैमाने में बर्फ का क्वथनांक निकाले तो कितना होगा दोस्तों? यह होगा हमारा 312 फ़ारेनहाइट। कितना? 312 फ़ारेनहाइट। हमने जो हमारे तापमापन है उसमें हमारे 3 हो चुके हैं, सेल्सियस, केल्विन, पैमाना। ठीक, सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस में मापते हैं, केल्विन को के में नापते हैं और फ़ारेनहाइट को हम एफ में नापते हैं, यानी कि फ़ारेनहाइट में। ठीक दोस्तों, ये हमारे 3 पैमाने हैं जो नेचुरली सब हमारे भौतिक विज्ञान में प्रयोग होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारा दोस्तों ताप परिवर्तन के प्रभाव। क्या है दोस्तों? ताप परिवर्तन के प्रभाव। दोस्तों आपने देखा होगा कि यदि हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसके ताप में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि द्रव ठोस में बदल जाता है, ठोस द्रव में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है, यानी कि यह अवस्था चलती रहती है। ठोस द्रव, गैस द्रव, द्रव गैस, ठोस, ये सब परिवर्तन होता रहता है। तो इसमें हम कैसे पता लगाएंगे कि ठीक ताप परिवर्तन के प्रभाव को हम कैसे जानेंगे कि इसमें क्या है? ठीक, इसमें यह है कि यदि हम ताप को बढ़ाते हैं, ठीक, पहले हम एग्जाम्पल से समझेंगे इसकी परिभाषा, उसके बाद ही निकाल पाएंगे। ठीक, यदि हम ताप को बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने पर हमारा ठोस द्रव में, यानी कि ठीक, ठोस द्रव में, द्रव गैस में। ठीक, यदि हम ताप को बढ़ाते हैं, यदि ताप यानी कि टेम्परेचर, ताप यानी कि हम ताप को बढ़ाते हैं तो ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है और द्रव गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि हम ताप को घटाते हैं, यदि हम ताप को घटाते हैं, यहां से देख लेंगे, ताप को घटाते हैं तो गैस द्रव में परिवर्तित हो जाता है और द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है। क्या है दोस्तों कि गैस द्रव में परिवर्तित हो जाता है और द्रव ठोस में परिवर्तित होता है। ताप घटाने पर, बढ़ाने पर उल्टा है, घटाने पर इसका उल्टा है। बढ़ाने पर तो है ठोस द्रव में, द्रव गैस में, और घटाने पर है गैस ठोस में, गैस द्रव में और द्रव ठोस में। ठीक है दोस्तों, समझ आया? तो इससे डेफिनेशन हमारी क्या निकलती है? यदि हम ताप बढ़ाने पर हमारा ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है और द्रव गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अगर हम इसका उल्टा करें, यानी कि विपरीत करें कि ताप घटाने पर गैस द्रव में परिवर्तित हो जाता है और द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है, इसको हम ताप परिवर्तन के प्रभाव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें जो पॉइंट है हमारे, अब हम ये पता लगाएंगे कि ये तो नहीं है कि हम ये तो नहीं कह सकते कि तीनों जो जितने भी ये तीनों प्रक्रम हैं वो हमारे एक के अंतर्गत आएंगे, ये अलग अलग भी आएंगे कि ठोस को द्रव में बदलना को क्या कहते हैं, गैस को ठोस में बदलना क्या कहते हैं, ठोस को उसमें द्रव में बदलना क्या कहते हैं। इसके अलग अलग प्रक्रम, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला है हमारा गलन यानी कि गलनांक। क्या है दोस्तों? गलनांक। यदि हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं, इसकी जो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, यदि हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो वह जो ठोस से, यदि हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो वह ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाता है। गर्म करने पर ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, गर्म करने पर ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाता है, उसको हम गलनांक कहते हैं। जैसे उदाहरण हम जैसे कि बर्फ देख लेते हैं, बर्फ का पिघलना,
यदि हम बर्फ को गर्म करते हैं तो वह पानी में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है? पानी में। यानी कि पानी में उसका परिवर्तन हो जाता है, यानी कि पानी में बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ठोस से द्रव में बदल जाता है। इसको ही हम गलनांक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारा गलनांक हो गया। ठीक, अगला है दोस्तों हमारा क्वथनांक। ठीक है दोस्तों, क्या है हमारा क्वथनांक? उसमें क्या था? ठोस को द्रव में। ठीक, इसमें है द्रव को गैस में। क्या है दोस्तों? द्रव को गैस में। द्रव को गैस में। यदि हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो वह द्रव से गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, द्रव से गैस में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण, यदि पानी का गर्म करना, आपने देखा होगा कि यदि हम किसी भगोने में या किसी भी बर्तन में हम अगर पानी को गर्म करते हैं, ठीक है, पानी को गर्म करने पर हमारा जो भाप के तौर पर जो निकलता है, भाप के तौर पर हमारी जो गैस निकलती है, गैस बोल देते हैं, भाप बोल देते हैं, उष्मा बोल देते हैं, उसको ही हम क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथनांक। ठीक, यह इसका एक उदाहरण है कि अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो वो पानी कुछ देर बाद भाप बनकर ऊपर उड़ने लगता है, उसको क्वथनांक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारा दोस्तों सघन। ठीक, सघनन जस्ट इसका उल्टा ही है। ठीक है दोस्तों, सघनन जस्ट क्वथनांक का उल्टा है। ठीक, यदि हम किसी वस्तु को नहीं, इसमें गर्म नहीं करेंगे, सघनन में हम गर्म नहीं करेंगे, सिर्फ क्वथनांक और गलनांक में ही हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं, सघनन में हम गर्म नहीं करेंगे। ठीक, इसमें क्या है? यदि हम किसी वस्तु को गैस से द्रव में परिवर्तित करते हैं, गैस से द्रव में परिवर्तित करते हैं, उसको हम सघनन कहते हैं। जैसे उदाहरण, आपने देखा होगा कि जैसे कि अब हम ये उदाहरण इसके तौर पर समझते हैं। आपने देखा होगा यदि हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं, ये भगोना है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक, इसमें हमने नीचे आग जलाई हुई है। यदि हम इस भगोने में पानी को गर्म करते हैं, ठीक है दोस्तों, पानी को गर्म करने पर इसमें से भाप निकलने लग जाती है। ठीक, यानी कि गैस के तौर पर इसमें से भाप या उसमें बोल दो निकलने लग जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर हम यहाँ कोई अवरोधक अड़ा दें, यानी कि प्लेट अड़ा दें या अवरोधक, कुछ भी ले सकते हैं आप। अगर हम यहाँ कोई भी अवरोधक अड़ा दें तो वह जो भाप बनकर ऊपर जा रही है वो उससे टकराकर, ठीक, उससे टकराकर वह दोबारा द्रव में परिवर्तित हो जाएगी, उससे टकराकर दोबारा द्रव में परिवर्तित हो जाएगी। तो दोस्तों इसमें यही है कि गैस को द्रव में, यानी कि भाप को द्रव में बदलना ही सघनन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, भाप को द्रव में बदलना ही सघनन कहता है, यानी कि द्रव, भाप का जो उड़ना और किसी अवरोधक से टकराना और वापस द्रव में बदलना ही सघनन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, समझ आया होगा आशा करता हूं। अगला है हमारा हिमीकरण। क्या है दोस्तों? हिमीकरण। हिमीकरण दोस्तों बिल्कुल जस्ट गलनांक का विपरीत होता है। जैसे कि सघन क्वथनांक का विपरीत है, ऐसे हिमीकरण ही जस्ट गलनांक का विपरीत है। कैसे? इसमें क्या होता है कि अगर हम ये इसमें होता है कि उसमें क्या था कि द्रव को ठोस को द्रव में, उसमें क्या था गलन में, ठोस को द्रव में, इसमें उसका जस्ट उल्टा है, यानी कि द्रव को ठोस में, द्रव को ठोस में।
यानी कि द्रव को हम ठोस में बदल सकते हैं। उदाहरण जैसे कि अगर हम पानी, ठीक, पानी का कटोरा अगर हम किसी बर्फ उसमें फ्रीज में रख देते हैं यानी कि रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं तो वह कुछ समय के बाद ठोस बन जाता है यानी कि बर्फ बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों? बर्फ बन जाता है। यानी कि द्रव से ठोस का बनना यानी कि पानी से बर्फ का बनना ही हिमीकरण कहलाता है, यानी कि जमना। ठीक दोस्तों, जमना ही हिमीकरण कहलाता है। ये तो होगी आपकी ताप परिवर्तन के प्रभाव 4 प्रकार के। ठीक दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा, ठीक। गुप्त उष्मा क्या होता है दोस्तों? पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की जो अवस्था है, यानी कि जैसे कि आप मान लें कि पदार्थ ठोस में है यानी कि द्रव में है या गैस में है, ठीक। यह 3 अवस्थाएं हैं इसकी। पदार्थ की अवस्था परिवर्तित करने के लिए दी गई उष्मा को ही हम गुप्त उष्मा कहते हैं। यानी कि पदार्थ की अवस्था यानी कि ठोस, यानी कि हम मान लेते हैं किसी ठोस को हम परिवर्तित करने के लिए दी गई उष्मा को ही हम उसकी गुप्त उष्मा कहते हैं। जैसे बर्फ का पिघलना, यानी कि इसमें क्या आपको पता चला कि यदि हम किसी वस्तु पर, यदि हम पदार्थ की अवस्था, इसमें बर्फ है, क्या है दोस्तों? इसमें पदार्थ की अवस्था बर्फ है। पदार्थ की अवस्था को परिवर्तित करने के लिए यानी कि बर्फ से पानी में परिवर्तित करने के लिए हमें जिस उष्मा की आवश्यकता होती है, बर्फ से पानी में परिवर्तित करने के लिए हमें जिस उष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम गुप्त उष्मा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ आया? ठीक, अगला टॉपिक है हमारा ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन, ठीक है दोस्तों। ऊर्ध्वपातन क्या होता है कि दोस्तों आपने देखा होगा कि यदि हम पिछले हमने करा है कि ठोस को द्रव में परिवर्तित करा है, द्रव को गैस में परिवर्तित करा है, फिर वापस गैस को द्रव में परिवर्तित करा है और द्रव को ठोस में परिवर्तित करा है। ये हमने अवस्थाएं पढ़ी है। दोस्तों कुछ जो पदार्थ होते हैं वो हमारे अपवाद होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? अपवाद होते हैं, जिसको हम ऊर्ध्वपातन के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि इसमें हम कह सकते हैं, इसकी डेफिनेशन को हम कैसे व्यक्त करेंगे कि किसी वस्तु को गर्म करने पर ठोस पदार्थ को सीधे वाष्प में परिवर्तित किया जाता है, यानी कि ठोस को सीधे गैस में परिवर्तित किया जाता है। यदि हम उसी वस्तु को ठंडा करें तो वह वाष्प से यानी कि गैस से सीधा ठोस में परिवर्तित हो सकता है। यानी कि ठोस को सीधे वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को ही हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, जो कि ये अपवाद के रूप में भी लिखा जाता है। इसके जो एग्जाम्पल है, जैसे कपूर ठोस होता है, ठोस गर्म करने पर इसको एकदम भाप के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि हम कपूर को गर्म करेंगे तो एकदम भाप के रूप में परिवर्तित हो जाता है। कपूर है और आयोडीन है और अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड आदि इसके 3 उदाहरण इसके ही है। ठीक है दोस्तों, इसके उदाहरण हैं। ठीक है, समझ आया? ये टॉपिक आपको याद है कि ठोस को सीधा वाष्प में और वाष्प को सीधा ठोस में परिवर्तन की क्रिया को यह ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा लास्ट वाला टॉपिक है हमारा वाष्पन। क्या है दोस्तों? वाष्पन किसे कहते हैं दोस्तों? अपने क्वथनांक के नीचे, यानी कि अपने क्वथनांक के नीचे जैसे कि हम मान लेते हैं इसमें क्वथनांक एक नियत के रूप में रखा गया है, यानी कि अपने क्वथनांक के नीचे, यानी कि उसके ऊपर, नीचे और ऊपर अलग चीज है। तो अपने क्वथनांक के नीचे ही किसी द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की क्रिया को ही हम वाष्पन कहते हैं। यानी कि अपने क्वथनांक के नीचे किसी द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हम वाष्पन कहते हैं। ठीक है, जैसे
आपने देखा होगा दोस्तों, यदि हम गीले कपड़े सुखाते हैं, ठीक, यदि हम गीले कपड़े सुखाते हैं तो वह कुछ समय बाद सूख जाते हैं, ठीक, कुछ समय बाद सूख जाते हैं, यानी कि उसमें क्या होता है, जो हमारा जल होता है वो वाष्पन के कारण उड़ने लगता है, वाष्पन के कारण उड़ने लगता है, यानी कि वाष्पन हो जाता है। मैंने इसमें डेफिनेशन में भी बताया है कि द्रव को वाष्प में, यानी कि द्रव को वाष्प में परिवर्तन को ही अपने क्वथनांक के नीचे, इसमें एक वर्ड है इसको ध्यान से रखेंगे, क्वथनांक के नीचे द्रव को वाष्प में परिवर्तन की क्रिया को हम वाष्पन कहते हैं। तो गीले कपड़े का सूखना, यानी कि गीले कपड़े का सूखना, यानी कि जल को सूखना वाष्पन के अंतर्गत आता है। गीले कपड़ों का सूखना लिख लेता हूं मैं, गीले कपड़ों का सूखना, ठीक है दोस्तों। इसका पहला उदाहरण यह है। दूसरा है हमारा पोखरो, यानी कि झोड़ जिसे कहते हैं, सामान्य भाषा में कहते हैं हम झोड़। पोखरों का जो जल होता है, पोखरों का जल सूखना, कुछ समय बाद देखते हैं यदि हम झोड़ में पानी भरा होता है, कुछ समय बाद देखते हैं वो सूख जाता है। इसका भी यही कारण है वाष्पन, यानी कि द्रव का वाष्प में परिवर्तित हो जाना, यानी कि जल का उड़ जाना, इसको ही हम वाष्पन कहते हैं। ठीक है दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तो दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और हाँ दोस्तों, कमेंट जरूर करना है, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।